हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो आप लोग का बीएसपी एससीएल में जो जूनियर काउंसलर का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम डेट आ चुकी है आप लोगों की। उसके लिए मैं प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर के आ रही थी। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। पूरे 40 क्वेश्चंस आपके इस वीडियो में रहेंगे। यहाँ पर मैंने कंप्लीट आप लोग का ये कॉमर्स का प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपके पूरे सिलेबस को कवर करके मैंने बनाए हैं, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। और इसके आगे भी जो वीडियोस आएंगे वो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे जो आप लोग को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। एंड तक वीडियो को जरूर से देखिएगा और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस तरह से क्वेश्चंस मैं रखूंगी जिससे कि आपकी सिलेबस भी कवर हो जाए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहां से आपको मिल जाए। तो लगभग सारे ही टैक्स हो, चाहे कंपनी लॉ हो, चाहे आप लोग का ऑडिटिंग हो, सभी कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बहुत से बच्चे देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी। इसके अलावा वीडियो को सभी बच्चे लाइक जरूर करें। जितने लोग देखते हैं सभी लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बाकी भी जो भी सीरीज मैं आप लोग को बता रही हूँ, जो भी नोट्स आप लोग को बता रही हूँ, सबको एक एक बार जरूर से देख लीजिएगा, रिवाइज करके जाइएगा एग्जाम में। तो आपके 40 क्वेश्चंस हैं, इतना टारगेट रखिए कि किसी भी तरह, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, अटेम्प्ट तो सारे ही करने हैं, लेकिन अगर आप 35 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट कर ले जाते हैं तो आपका ओवरऑल स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बाकी जो है वो सब्जेक्टिव नहीं है, अलग अलग से आपके 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन है, कुछ इस तरह के आपके रहेंगे। तो इसलिए इस वाले पोर्शन को अच्छे से कवर करना आपके लिए जरूरी है, इसमें अच्छे मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कंसीलमेंट ऑफ इनकम और फॉल्स क्लेम्स टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी आर केसेस ऑफ। कर देयता को कम करने के लिए आय को छिपाना या झूठे दावे करना डैश के मामले क्या कहलाता है? मीन्स कर की चोरी, कर नियोजन, कर परिहार, कर प्रबंधन, यानी कि टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट। तो इनकम टैक्स में ये वाला पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका, कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई भी टैक्स पेयर है, बेसिकली अब बात एसएससी की हो रही है, तो टैक्स पे करना है, तो वो अपनी टैक्स को कम करने के लिए अपनी आय को छिपा रहा है, इनकम को दिखा नहीं रहा है, किसी तरह से छिपा ले जा रहा है, या किसी तरह का कोई फॉल्स क्लेम करता है कि इस मदों में मैंने खर्च कर दिए, ये डिडक्शंस मुझे चाहिए हैं। तो इस तरह के मामले को हम क्या कहेंगे, किसमें शामिल कहते हैं? तो इसे हम कर की चोरी कहते हैं। आय को छिपाना या किस तरह का फॉल्स क्लेम करना जो होता है वो कर की चोरी में शामिल होता है, टैक्स इवेजन कहलाता है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कर नियोजन क्या होता है? तो टैक्स प्लानिंग करना सबका एक लीगल राइट है कि हम अच्छे से अपने टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं, अपना टैक्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं। टैक्स मैनेजमेंट का ही हिस्सा टैक्स प्लानिंग हो जाता है। तो ये आपके लिए पूरी तरह से लीगल है कि आप इस तरह से मैनेज करिए कि आपको टैक्स कम देना पड़े। लेकिन अगर आप छुपा रहे हैं, कुछ अपनी आय को छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं, या तो वो आपकी लिए लीगल नहीं है, वो इलीगल में आता है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द लूप होल्स ऑफ लॉ टू रिड्यूस टैक्सेस नोन एज। कर को कम करने के लिए कानून की खामियों का उपयोग करना कहलाता है टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, मैनेजमेंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि आय को छुपाया जा रहा था, यहाँ पर कह रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा इनकम टैक्स है, जो एक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टैक्स लग रहा है, तो उसमें कुछ लूप होल्स अगर हमको मिल पा रहे हैं इस तरह के, उनका यूज करके, उनकी कमियों का यूज करके हम अपने टैक्स को बचा रहे हैं या टैक्स नहीं देना चाह रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है? तो उसे टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। वहां पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में से नहीं समझाया क्योंकि ये सेकंड क्वेश्चन था आपका, कि अगर हम लूप होल्स का यूज करते हैं लॉ का और उनके यूज से हम अपने टैक्स को बचाते हैं, तो उसे कहा जाता है टैक्स अवॉइडेंस, यानी कर परिहार कहा जाता है। आय को कम दिखाना या आय में को छुपा लेना, वो जो है आपका क्या कहलाता है? वो कर की चोरी होती है, और ये आपका कर बचाव हो जाता है जो कमियों को। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो कर की चोरी होती है वो पूरी तरह से इलीगल है, इसके लिए आपको जुर्माना दंड पूरी तरह से देना पड़ सकता है। तो कर परिहार होता है कि आप लूप होल्स का यूज कर रहे हैं, वहां पर आपका टैक्स बचा रहे हैं, तो इसके लिए आपको कोई दंड तो नहीं है, लेकिन नैतिक तौर पर देखिए, मोरली देखिए तो ये गलत है। तो यहाँ पर और टैक्स प्लानिंग हो या टैक्स मैनेजमेंट, ये दोनों पूरी तरह से लीगल है और सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
Dash is the device which satisfies the requirement of the law but not in accordance with the intentions of the law. वह उपकरण जो कानून की आवश्यकताओं को पूरा करता है लेकिन कानून के इरादों के अनुरूप नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? कर की चोरी, कर नियोजन, कर परिहार, कर प्रबंधन। टैक्स रिविजन, प्लानिंग, अवेयरनेस, मैनेजमेंट। तो अभी जैसे कि मैंने बताया ही आपको कि जितने भी लीगल हुआ उसको तो पूरा कर रहा है, लेकिन जो लूप होल्स है किसी तरह का उसका यूज कर रहा है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है अपनी इनकम को ट्रांसफर कर देता है, या अगर जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए क्या होता है, कुछ टैक्स में जो छूट दी जाती है, कुछ सीमाएं जो है ज्यादा रखी, लिमिट ज्यादा रखी गई है, तो अपनी इनकम जानबूझ के जो है ट्रांसफर कर देना जिससे कि जो है उनको टैक्स कम देना पड़े। तो वो सब क्या है, मोरली क्या है, गलत हो जाते हैं। तो वहां पर कानून के वैसे तो पूरी तरह से लीगली वो काम कर रहा है, भाई आपने कानून बनाया हम उसका यूज कर रहे हैं, वो एक चीज है, लेकिन नैतिक तौर पे देखिए देश के हित में नहीं है, देश के लिए आप उस काम को नहीं कर रहे, तो वो क्या हो जाता है, आपका टैक्स अवॉइडेंस में आता है, कर परिहार में आता है। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, reducing tax liability utilizing the deduction, exemptions or reliefs allowed in the act and rules is called। कर देयता को कम करना, कैसे कम करना है? अधिनियम और नियमों में अनुमत कटौती, छूट या राहत का उपयोग करके, उसे हम क्या कहते हैं? कर की चोरी, कर नियोजन, कर परिहार, कर प्रबंधन। टैक्स रिविजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम टैक्स तो कम कर रहे हैं, लेकिन कैसे कम कर रहे हैं? जो हमको डिडक्शन दी गई हैं वो डिडक्शन का यूज करके, जैसे 80C से 80U तक की आपकी डिडक्शन जो प्रोवाइड करा रहा है इनकम टैक्स लॉ, उसका यूज कर रहे हैं। जो हमारी सेक्शन 10 की जो एग्जेम्पशंस हैं उनका हम यूज कर रहे हैं, या कोई हमें रिबेट दी गई है, जो कि आपकी रिबेट जो दी गई है 87 में दी गई है सेक्शन में, तो उनका यूज कर रहे हैं हम, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो पूरी तरह से लीगल है और उसे हम टैक्स प्लानिंग कहते हैं कि आप कर नियोजन कर रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, compliance of the legal requirements in connection with the tax is the essence of। कर के संबंध में कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन डैश का सार है। टैक्स रिविजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स मैनेजमेंट। कर की चोरी, कर नियोजन, कर परिहार और कर प्रबंधन। यहाँ पे क्या कह रहा है? कर के संबंध में कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करना, यानी कि सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनको देखना, उनको समझना, उसके अकॉर्डिंग अपने टैक्स को पूरी तरह से प्लान करना, वो क्या कहलाता है? तो उसको हम टैक्स मैनेजमेंट कहते हैं। वो हमारा टैक्स मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट जो शब्द है वो बड़ा है, मैनेजमेंट के अंदर ही प्लानिंग भी शामिल होता है। आप लोग कॉमर्स से रहे तो आपको पता ही होगा, प्रबंध जो है वो बड़ा होता है, प्रबंध का पहला स्टेप जो होता है वो प्लानिंग होता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही अच्छे 5 क्वेश्चन थे और 1-2 क्वेश्चन आपको रूल्स में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स अवॉइडेंस इज। कर परिहार क्या है? इलीगल है, इमोरल है, लॉफुल है, ऑल ऑफ दिस। टैक्स अवॉइडेंस, कर परिहार जो है, कर को बचाना जो है वो क्या कहलाता है? इसको कर बचाव भी लिखा हो सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कर परिहार भी लिखा हो सकता है, कर बचाव भी लिखा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है? वो अवैध है, अनैतिक है, वैध है। तो यहाँ पर पूरी तरह से वो आपका अनैतिक होता है। इलीगल क्या होता है? टैक्स अवॉइजन होता है, जो अभी मैंने बताया आप लोग को। टैक्स को पूरी तरह से जो कर की चोरी की जा रही है वो होती है आपकी अवैध या फिर इलीगल। ये जो होता है वो अनैतिक होता है, इमोरल होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 80TTA of Income Tax Act 1961, the maximum amount an individual can claim for interest income is। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जो TTA है के अंतर्गत कोई व्यक्ति अधिकतम तक की राशि के लिए ब्याज आय हेतु दावा कर सकता है। 5,000, 15,000, 20,000, 10,000, यानी कि जो इनकम यहाँ पर मेनली है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है। आपका ये वाली सेक्शन जो है वही पूछी जाती है किससे रिलेटेड है, तो इंटरेस्ट जो होता है आपने जो बैंक में जमा कर रखा है उसका इंटरेस्ट जो आ रहा है उस पर जो टैक्स लगता है उससे रिलेटेड हो जाएगा पॉइंट आपका। और इसमें क्या रहेगा कि कितनी तक आपको छूट मिल जाती है, तो वो आपका पॉइंट जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट है कि 10,000 तक की मिलती है। और ये एक जो सामान्य वाला होता है क्लास रेजिडेंट जो होता है उसके लिए होती है। अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो वहाँ पर उसको भी ध्यान में रखिएगा, वो 80TB है जो सीनियर के लिए है। सीनियर सिटीजन के लिए जो आएगी वो सिटीजन या रेजिडेंट की बात हो रही है यहाँ पर,
तो उसके लिए जो है वो 80TTB हो जाती है, और उसके लिए कितने अमाउंट में आपको छूट मिलेगी, वो 50,000 है। तो दोनों को ध्यान में रखिए, TTA में हो जाएगा, इंडिविजुअल की बात की जा रही है 10,000, सीनियर की बात की जाएगी तो 80TTB हो जाएगी, कितनी मिल जाएगी, 50,000 की मिल जाएगी। दोनों को ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following SSC is eligible to claim reduction in respect of contribution to certain pension funds under section 80CCC of Income Tax Act 1961? निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारिती कुछ पेंशन फंड में योगदान के संबंध में कटौती का दावा करने के लिए पात्र है? इंडिविजुअल एंड फर्म, ओनली इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड HUF, या फिर फर्म। तो 80CCC की कटौती होती है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 80C जो है इसमें जितनी भी कटौतियां मिलती हैं, 80C की सिर्फ बात हो रही है, बाकी जो बाकी की होंगी उनमें अलग अलग रहता है। 80C जो है ये मेनली आपको सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही इसकी कटौती मिलती है और किसी को नहीं मिलती, ना फर्म को मिलेगी ना कोई कंपनी को मिलती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल को मिलती है। तो यहाँ पर 80CCC की बात की जा रही है, तो इसकी भी कटौती जो मिलती है वो आपकी सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही मिलती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, और किसी को नहीं मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, dash is for individual and HUFs not carrying out business or profession under any proprietorship। उन व्यक्तियों और HUF के लिए जो किसी भी स्वामित्व के तहत व्यवसाय या पेशा नहीं कर रहे हैं, कौन सा उनको ITR फिल करना पड़ता है? ITR 5, 4, 2, 3। कौन सा ITR फिल करना पड़ रहा है? यहाँ पर कहने का मतलब है कि एक इंडिविजुअल है व्यक्ति और या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहां पर अगर उनका जो भी काम है, उनकी इनकम जो है वो व्यवसाय या पेशा नहीं कर रहे हैं, वो बिजनेस नहीं कर रहे, ना ही कोई प्रोफेशन में, तो जो उनकी इनकम हो रही है उसके लिए उन्हें कौन सा ITR फाइल करना पड़ता है? तो वो आपका हो जाता है ITR 2। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, ITR जो होते हैं या उसमें किस तरह के कौन सा किस व्यक्ति को भरना होता है, क्लासेस की वीडियो में मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराया था, अगर आपने देखी होगी वीडियो, नहीं देखी तो देख लीजिए, वहाँ पर आपको सारे ITR क्लियर हो जाएंगे। और साथ में ही सहज और सुगम 2 वर्ड होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहज कौन सा ITR होता है और सुगम कौन सा ITR होता है, किसे कहते हैं? ये नेट के क्वेश्चन में भी तक पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो सहज होता है वो आपका ITR 1 हो जाता है, और जो सुगम होता है वो ITR कौन सा होगा? अब आपको ये आंसर मुझे करना है कि जो सुगम है वो कौन सा ITR होगा, या किस ITR को सुगम कहते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब ITR किसी को नहीं समझ में आ रहा तो इनकम टैक्स रिटर्न की बात की जा रही है, तो फिल किया जाता है, जो टैक्स देने के लिए फिल करना पड़ता है हर SSC को, उसे ITR बोलते हैं। इतना बेसिक आपको पता ही होगा। ये एक आंसर है ऑप्शन सी। इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा कि जो सुगम है वो कौन सा ITR है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TDS on payment from Employee Provident Fund under section 192A is not applicable, is है यहाँ पर, is not applicable if the aggregate amount of such payment to the payee is less than। धारा 192 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि से भुगतान पर TDS लागू नहीं होता यदि प्राप्तकर्ता को इस तरह के भुगतान की कुल राशि डैश से कम है। यानी कि जो सेक्शन 192A दे रखी है उसके अंडर में अप्लीकेबल नहीं होगी, मतलब उसको किसी तरह का टैक्स इस पर नहीं देना पड़ेगा। अगर इस राशि से कम है, इससे अबव होगा तो देना पड़ेगा, TDS कटेगा। TDS क्या हो जाता है? टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, यानी कि जैसे ही आपकी इनकम वहां पर जनरेट हुई वैसे ही उस पर टैक्स कट जाता है, उसके बाद वो इनकम आपको मिलती है। कि कितनी होनी चाहिए? तो 50,000 है, उसके अबव होगा तो उस पर TDS कटेगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन EE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्राइमरीली डील्स विद द एजुकेशन डिडक्शन फॉर। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80EE मुख्य रूप से निम्नलिखित के लिए कटौती से संबंधित है। हाउस रेंट, घर का किराया, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर हायर स्टडीज, उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर ब्याज, डोनेशन टुवर्ड्स सोशल कॉजेज, सामाजिक कार्यों के लिए दान, होम लोन इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम होम ओनर्स, पहली बार घर के मालिकों के लिए होम लोन का ब्याज। यहाँ पर जो सेक्शन 80EE है, सेक्शन ई जो होती है वो आपके रिलेटेड होती है इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन से। जो एजुकेशन के लिए लोन लिया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उससे रिलेटेड हो जाती है आपकी 80E। तो यहाँ आप भूल ना जाइएगा, कंफ्यूजन में आप ये वाला लगा दीजिए, वो गलत हो जाए आपका आंसर। यहाँ EE की बात हो रही है। जो 80EE है वो आपकी होम लोन इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम होम ओनर्स, इससे रिलेटेड होती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
ये जो फर्स्ट टाइम घर ले रहे हैं तो उसके लिए जो होम लोन उन्होंने लिया तो उसका इंटरेस्ट होगा, उससे रिलेटेड कटौती जो होती है वो 80 डबल ई में आती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ध्यान में रखिएगा, उससे यहाँ पर गलती हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ तक आपके इनकम टैक्स रिलेटेड थे। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस रहेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एसेट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपके सिलेबस में रहती है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंधन हम कर रहे होते हैं, क्योंकि जो फाइनेंस होता है वो किसी भी बिजनेस के लिए समझ लीजिए एक ब्लड की तरह होता है। बिजनेस में एक ब्लड की तरह होता है, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता रहता है और हमारी बॉडी काम करती रहती है, इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस जो होता है वो सर्कुलेट करता रहता है और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही से काम करती रहती है। तो उसका मैनेज करना, उसका मैनेजमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है और किस ऑब्जेक्टिव के थ्रू किया जाता है तो आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। लाभ को अधिकतम नहीं करना होता, ये धन नहीं होगा, यहाँ पर संपदा लिखा जाता है एक तरह से। मीनिंग तो वेल्थ की आपके धन से ही ली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग हिंदी में एग्जैक्टली ली जाती है वो संपदा की। अगर आपके एग्जाम में धनी लिखा होगा तो इंग्लिश में देख लीजिएगा, अगर यही लिख कर आता है तो वही आंसर आप लगा दीजिएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए बताया। अगर यहाँ पर संपदा लिखा हो तो आप कंफ्यूज न हो जाए। तो यहाँ पर संपदा अधिकतमीकरण करना होता है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है, प्रॉफिट को नहीं करना होता, ना ही एसेट को, ना ही सेल्स को। एक आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, The objectives of wealth maximization takes into consideration। धन अधिकतमीकरण या संपदा अधिकतमीकरण का उद्देश्य ध्यान में रखना है। किस चीज को ध्यान में रखते हैं? Risk related to uncertainty of returns, timing of expected return, amount of return expected, all of the above। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तो उसमें क्या चीजें होती है, किसको हम शामिल कर रहे हैं, किसको ध्यान में रखते हैं? तो हम ये देखते हैं कि रिटर्न की अनिश्चितता से संबंधित जोखिम, क्योंकि जो भी हम फाइनेंस लगा रहे हैं, इन्वेस्ट तो कर रहे हैं ना आप पैसा अपने बिजनेस में, तो उससे हमको रिटर्न कितना मिल रहा है, कितना उसमें अनसर्टेनिटी है, क्योंकि फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो अनसर्टेन है, आपको नहीं पता है कि क्या होने वाला। आप अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, आप अच्छे से एग्जाम में देंगे और 100% अपनी तैयारी के साथ बैठेंगे, क्योंकि सामने वाला बच्चा कितना और ज्यादा आपसे अच्छा तैयार किए हुए आपको नहीं आइडिया है। 100% देने की कोशिश होती है, सेम बिजनेस भी यही रहता है। आप अपना 100% बिजनेस में लगाते हैं, लेकिन कितना पलट करके आएगा या नहीं आएगा इसकी अनसर्टेनिटी होती है। तो इस जोखिम को ध्यान में रखना होता है। कितना टाइम में आएगा, कितना समय लगेगा उसको ध्यान में रखना, और कितनी राशि, कितना अमाउंट आएगा ये भी ध्यान में रखना। ये तीनों ही चीजें आ जाएंगी तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। सेम ऐसे ही कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, गुड मार्क्स आपको स्कोर करना है, स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। कट ऑफ कितनी जाएगी कोई आइडिया नहीं है आपको, सामने वाले बच्चों की प्रिपरेशन कैसी है आपको आइडिया नहीं है। आपका सिर्फ एक ही टारगेट है, वो टारगेट क्या है कि जितनी भी सीट्स हैं उसमें एक सीट आपकी होनी चाहिए, ये सीट हमारी है, ये वाली, बस हमारा टारगेट इतना ही तो है। जितने भी बच्चे आप लोग वीडियोस देख रहे हैं सब, तो बस इस टारगेट पर जमे रहिए और अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। एक आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही सीट चाहिए ना सबको, एक से ज्यादा तो किसी को नहीं चाहिए ना, उसका करिएगा क्या, एक ही सीट सभी को चाहिए होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो फॉर द फर्म। निम्नलिखित में से कौन फर्म के लिए नकद बहिर्वाह नहीं है? डिप्रिसिएशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट पेमेंट, टैक्सेस। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा फर्म के लिए आउटफ्लो नहीं है, यानी कि कैश जो है वो फर्म से बाहर जा रहा है। तो पेमेंट कर रहे होंगे या कुछ आप परचेस कर रहे होंगे, वो नहीं होगा। देखते हैं क्या है, डिविडेंड है तो यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट है, टैक्सेस है और डिप्रिसिएशन है। तो डिविडेंड यहाँ पर मीनिंग यही है कि डिविडेंड आपने पेमेंट किया होगा, लाभांश आपने दिया होगा, क्योंकि फर्म आपकी है, आप चला रहे हैं तो आप डिविडेंड देंगे। इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, टैक्सेस आप पे कर रहे हैं। तो डिप्रिसिएशन जो होता है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ आपको कि डिप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, गैर नगद व्यय है। जिसको नहीं पता या अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं कोई देखी है तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है, गैर नगद व्यय होता है, इसलिए इसमें ना इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, आपको बाकी पढ़ने भी नहीं है, सीधे सीधे आप आंसर लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिफर्स टू।
पूंजी की लागत से तात्पर्य यानी कि पूंजी की लागत क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या होती है। फ्लोटिंग कॉस्ट, डिविडेंड, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, नन ऑफ द अबव। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। तो कैपिटल जो होती है एक फर्म जो होगी, पहले भी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, कई तरह से ला सकती है। जैसे कि इक्विटी कैपिटल होगी, इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स करके कैपिटल मिल जाएगी, प्रेफरेंस शेयर्स से मिल सकती है और डिबेंचर्स से मिल सकती है, या फिर लोन से मिल सकती है। ये तरीके होते हैं मेनली आपके कैपिटल को अपने बिजनेस में लाने के, ये सारे तरीके होते हैं। अब इन सब की कुछ अलग अलग कॉस्ट होती है। इस पर क्या होता है, इक्विटी पर क्या होता है, इक्विटी पर आपको डिविडेंड देना है, लेकिन उस डिविडेंड की जो रेट है वो डिसाइड पहले से नहीं है। रेट क्या है, कितने % आपको डिविडेंड देना है, ये डिसाइड नहीं है। प्रेफरेंस में क्या है, डिविडेंड ही आपको देना है, लेकिन क्या है आपका रेट जो होता है वो हमारा डिसाइड होगा कि कितना रेट हमें कितने % पर डिविडेंड देना होगा। डिबेंचर में भी आपका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, दोनों में ही इंटरेस्ट हो जाएगा। लोन लीजिए चाहे आप डिबेंचर्स लीजिए, दोनों में इंटरेस्ट होता है और दोनों का ही रेट क्या होता है, दोनों में ही रेट फिक्स होता है। आपको पता है कितने आपको % पे देना है। तो ये सारी क्या होती है, इनको मार्केट से ले रहे हैं और आप इनके में बदले में जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, यही इसकी क्या होती है, लागत होती है, इसकी कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल किससे रिफर होता है। तो अब आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जितना आप इसको ले रहे हैं, लगा रहे हैं, कितना पलट करके आपको इससे मिल पाएगा ओवरऑल। तो वो आपका क्या हो जाता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है। रिटर्न की आवश्यक दर कि कितना आपको प्रतिफल की दर मिल रही है जो कि आप मार्केट से ले रहे हैं इन सब चीजों को। तो उसके बाद निकाला जाता है, इसके बहुत से तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं। कितना हमने समझिए कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, जो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है और सबसे ज्यादा जिसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा है, रिटर्न ज्यादा निकल रहा है, उसी कॉम्बिनेशन को अप्लाई किया जाता है। एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। और उसे ही क्या कहा जाता है, वही आपकी कैपिटल बस्टिंग कहलाती है। अगर स्टार्टिंग में मैंने ये भारी भरकम वर्ड लिख दिया होता तो आपकी समझ में नहीं आता, लेकिन अब आपको ये समझ में आ गया तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कैपिटल बस्टिंग क्या होती है। कैपिटल बस्टिंग यही होता है कि आपके पास जो एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, उनको आप कैसे कलेक्ट करिएगा, उसके लिए कहाँ से फाइनेंस को आप लेकर के आइएगा, फाइनेंस कलेक्ट करने के ये आपके मेथड्स हो जाएंगे। यही आपकी कैपिटल बस्टिंग कहलाती है। ये सारी चीजें कॉमर्स में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपका पूरा कॉमर्स के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। किसमें से किसकी पूंजी की लागत सबसे अधिक है। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ये सारी चीजें होती है, किसमें क्या होता है, किसका क्या फिक्स्ड होता है। अब आपके लिए आंसर बहुत इजी हो जाएगा। इक्विटी शेयर्स, लोन्स, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट कॉस्ट होती है कैपिटल की, वो आपकी इक्विटी शेयर्स की होती है, जो हमारे समतांश होते हैं। क्यों होती है, क्योंकि इनका डिविडेंड पहले से हमें नहीं डिसाइड है कि कितने % डिविडेंड पे देना है। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा होता है तो इनका डिविडेंड भी ज्यादा होता है। दूसरी बात ये होती है कि यही ओनर्स भी कहलाते हैं कंपनी के। कोई भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन, उसके ओनर्स भी यही होते हैं। क्योंकि जो हानि उठाएगा, क्योंकि अगर किसी एयर में प्रॉफिट नहीं हुआ है या कम हुआ है तो इनको डिविडेंड भी कम मिलता है। बाकियों के कंपैरिजन में इनको डिविडेंड कम मिलता है या नहीं भी हो सकता है मिले। इसलिए क्या होता है, जो हानि उठाएगा, जो लॉस में रहता है, वही क्या कहलाता है, ओनर कहलाता है। यहाँ पर जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसी की कॉस्ट सबसे ज्यादा आती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इन्वेस्टमेंट स्टैंड फॉर। निवेश का क्या अर्थ है। अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द नेशनल स्टॉक्स, द एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स फॉर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एम्प्लॉयड फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, यूज ऑफ फंड्स फॉर द एसेट्स विद द पर्पस टू अर्न रिटर्न्स, अप्लाइंग मनी टू बाई अ फ्लैट और ए हाउस। निवेश का मीनिंग पूछ रहा है आपसे कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत सुना होगा आपने इन्वेस्टमेंट, लेकिन एक लाइन में अगर हम कहें उसकी डिफिनेशन क्या होती है कि राष्ट्रीय स्टॉक में अनुमानित वृद्धि, उत्पादन प्रक्रिया के लिए नियोजित उत्पादों और सेवाओं के लिए निधियों का उपयोग, रिटर्न अर्जित करने के उद्देश्य से परिसंपत्तियों के लिए निधियों का उपयोग, फ्लैट या घर खरीदने के लिए धन लगाना। तो इन्वेस्टमेंट की बात हम जब कर रहे हैं तो हम किसी चीज में अपने पैसे को, अपनी धनराशि को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं या लगा रहे हैं। कहाँ से समझ लीजिए, क्यों लगाएंगे, क्योंकि उसके बदले में हमें उससे कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा, वो रिटर्न होगा, प्रतिफल होगा। तो यहाँ पर सी वाला पॉइंट जो कह रहा है कि यूज ऑफ फंड फॉर द एसेट, अपने फंड्स को उस एसेट्स के लिए यूज करना जिससे कि हम कुछ रिटर्न अर्न कर सकें। ये पर्पस होना चाहिए कि हमको इससे कुछ रिटर्न मिलेगा। जैसे कि आप बैंक में अपने पैसे जमा करते हैं तो बैंक क्या करता है, पलट के आपको उस पर रिटर्न देता है।
एक तरह से इंटरेस्ट जो दे रहा है वो आपको रिटर्न के तौर पे मिल रहा है। बैंक क्या करता है, वो छोटी छोटी राशियों को जमा करके जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको लोन देता है। वो जो होंगे उससे ज्यादा रेट्स पर देगा, जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है जिस रेट को, उससे ज्यादा रेट्स को उनको देता है। तो जब वो उनको इंटरेस्ट देते हैं पलट करके, उसी को वो आपको देता है, बीच का डिफरेंस वो बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। इस तरह से बैंक काम करता है। ये तो बहुत छोटी तरह से मैंने आपको समझाया इन्वेस्टमेंट, और बहुत तरह से होता है। शेयर्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बेसिकली आपको समझाना था कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द अल्टीमेट कंसर्न ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, वित्तीय प्रबंधन की अंतिम चिंता क्या है, मतलब मेन रूप से ये समझ लीजिए अल्टीमेटली वो किस बात को लेकर कंसर्न रहता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। टू अरेंज द फंड, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ऑल द बिजनेस, रिसीविंग द मैक्सिमम प्रॉफिट, टू acquire and utilize every aspect of financial resources in order to maintain the firm activities, यानी कि फर्म की गतिविधियों को बनाए रखने के लिए वित्तीय संसाधनों के हर पहलू से को प्राप्त करना और उनका उपयोग करना। तो यही वाला पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसका मेन यही पर्पस रहता है कि अपनी एक्टिविटीज को या अपनी गतिविधियां को रखते हुए जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनको 100% तरीके से यूज करके ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट लिया जा सके। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपिटल बस्टिंग रिलेटेड टू। पूंजी बस्टिंग किससे संबंधित है, शॉर्ट टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म एसेट, फिक्स्ड एसेट। अभी मैंने आपको बता ही दिया कि कैपिटल बस्टिंग क्या होती है, तो उसमें क्या चीजें थी, सब लॉन्ग टर्म से रिलेटेड थी। जो लॉन्ग टर्म एसेट है हमारी, उनको कैसे हमें एक्वायर करना है, इसके लिए कहाँ कहाँ से हमको फाइनेंस मिल सकती है, वो सारे मेथड्स मैंने बताया आपके, जिससे कि हम फाइनेंस ले सकते हैं। तो वही कैपिटल बस्टिंग कहलाती है, और ये किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म एसेट से है, दीर्घकालीन संपत्तियों से। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज आवर फाइनेंशियल एसेट, कौन सा वित्तीय परिसंपत्ति है, बॉन्ड्स, मशीन, स्टॉक, बोथ ए एंड सी। तो फाइनेंशियल एसेट कौन सी रहेगी इसमें, तो यहाँ पर जो बॉन्ड्स होते हैं और स्टॉक्स होते हैं ये आपकी फाइनेंशियल वित्तीय संपत्तियां कहलाते हैं। जो मशीन होती है ये आपकी फिक्स्ड एसेट में आती है, अचल संपत्ति होती है, और वित्तीय संपत्तियां जो होती है वो बॉन्ड्स और स्टॉक कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ए एंड सी बोथ। एज पर सेक्शन 284 शेयर मीन्स शेयर्स इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी एंड इंक्लूड्स, धारा 2 उपधारा 84 के अनुसार शेयर का अर्थ है किसी कंपनी की शेयर पूंजी में हिस्सा, और इसमें शामिल है डिबेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स, स्टॉक और बॉन्ड्स। तो जब हम शेयर्स की बात करते हैं तो शेयर्स जो होते हैं उनकी डिफिनेशन जो है उसमें शेयर्स को और स्टॉक को दोनों को शामिल किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टॉक क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं और पूरी तरह से फुली पेड अप होते हैं उनका ही एक क्या होता है, समूह होता है, ग्रुप बना दिया जाता है, उसको हम स्टॉक कहते हैं। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शेयर्स क्या होते हैं, जो कंपनी की कैपिटल होती है उस कैपिटल का ही एक छोटा टुकड़ा होते हैं, हिस्सा होते हैं, वो कहलाते हैं आपके शेयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेट इक्विटी शेयर्स मींस इक्विटी शेयर्स इशूड बाय ए कंपनी टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज। स्वेट इक्विटी शेयर्स के जो है उनका अर्थ है कि किसी कंपनी द्वारा अपने निदेशकों या कर्मचारियों को जारी किए गए इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं तो बता ही दिया कि किसको जारी किए जाते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं उनको जारी किए जाते हैं। इसके अलावा जो प्रोमोटर्स होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये जो प्रोमोटर प्रवर्तक होते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि प्रमोटर क्या होता है, प्रवर्तक कौन होता है, जो कंपनी को शुरुआत करता है, उसकी आइडिया आता है और कंपनी को पूरा बना करके कंपनी को रनिंग तक का जो प्रोसेस पूरा करता है, वो आपकी प्रमोटर्स कहलाते हैं। उनको भी जो शेयर्स जारी किए जाते हैं वो भी आपके क्या कहलाते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स कहलाते हैं। अब इनके बारे में कुछ चीजें दे रखी है, आपको बताना है कौन सा सही है। हो सकता है तीनों ही पॉइंट सही है। एडेड डिस्काउंट, इनको डिस्काउंट पर जारी किया जा सकता है। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर प्रोवाइडिंग देयर नोन हाउस, नगद के अलावा उनके ज्ञान को प्रदान करने के लिए, विचार के लिए। फॉर मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वैल्यू एडिशन, बौद्धिक संपदा अधिकार या मूल संवर्धन की प्रकृति में अधिकार उपलब्ध कराने के लिए। तो यहाँ पर ये तीनों ही पॉइंट सही हैं। वैसे एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो शेयर्स हैं अब आप शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि जो अब शेयर्स हैं वो डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जा सकते। आप जो है समूल्य पर पे कर सकते हैं या फिर आप उन्हें प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते।
लेकिन जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। ये सिर्फ एक समझ लीजिए एक तरह से अपवाद है उसका, तो उसको ध्यान में रखिएगा। ये वाला पॉइंट सही है, सेकंड वाला पॉइंट भी सही है और थर्ड पॉइंट भी सही, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर चीज के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, इसी तरह से ये भी इसका एक एक्सेप्शन है कि इनको जो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको आप डिस्काउंट पे जारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज टुवर्ड्स, प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग नियुक्ति के लिए नहीं किया जा सकता। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, बाय बैक ऑफ शेयर्स, इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर, रेटिंग ऑफ एक्सपेंसेस और कमीशन पे, यानी कि शेयर पूंजी में कमी के लिए, शेयर्स की पुनः खरीद के लिए, पूर्व भुगतान किए गए बोनस जारी करने के लिए, भुगतान किए गए व्यय या कमीशन को लिखना। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा कि 100 रुपीज का कोई शेयर है, अगर आप उसको 100 पे इशू ना करके अगर 110 पे इशू कर देते हैं तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे आपने इशू किया, ये 10 रुपीज ही क्या कहलाते हैं, यही आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाता है। अगर आप इसको 90 पे इशू करते तो 10 रुपीज डिस्काउंट हो जाता। तो यहाँ पर इस जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा आपके पास आए हैं, जो कि आप रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस जो होगा उसमें दिखाएंगे बैलेंस शीट बनाते टाइम, तो इनका यूज जो होता है ये कहाँ पर किस चीज के लिए नहीं किया जा सकता, तो उनका यूज हम रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, शेयर पूंजी में कमी के लिए नहीं कर सकते, बाकी तीनों के लिए ही किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following section of Company Act 2013 define the definition of share? कंपनी अधिनियम 2013 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा शेयर की परिभाषा को परिभाषित करती है? अभी मैंने आपको बता ही दिया था इसके बारे में, कौन सी करती है, तो यही चीज ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में भी ऐसा ही होता है कि एक क्वेश्चन का आंसर उसी पेपर में ही कभी कभी हो जाता है, छुपा होता है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा प्रीवियस से मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, वहाँ पर सेक्शन दे रखी थी, कौन सी, सेक्शन 2 सेक्शन 84 दे रखी थी। अब अगर आपने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से अगर आपकी ऑब्जर्विंग पावर अच्छी है तो आप तुरंत ही पकड़ लेंगे कि यही वाली सेक्शन है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन पेपर में भी कभी कभी आंसर छुपे रहते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए एग्जाम में और थोड़ा सा ऑब्जर्विंग रहा करिए, तो ये सारे पॉइंट एक आधा क्वेश्चन कभी कभी सही भी हो जाते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following shares can be issued at discount? निम्नलिखित में से कौन से शेयर छूट पर जारी किए जा सकते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस इक्विटी, ऑल ऑफ द। मैंने जैसे कि अभी बताया कि इक्विटी और प्रेफरेंस को अब आप इशू नहीं कर सकते जो डिस्काउंट है उस पर। तो यहाँ पर किसको जारी किया जा सकता है, अभी आपको मैंने बताया था स्वेट इक्विटी शेयर जो होते हैं उनको जारी किया जा सकता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What percentage of the partner's capital is charged interest on without a partnership deed? साझेदारी विलेख के बिना साझेदारों की पूंजी का कितना प्रतिशत ब्याज लिया जाता है? 6% per annum, 12%, 14%, no interest is levied। यहाँ पर मतलब कहने का है कि जो पार्टनर है, अगर उस पार्टनर की कैपिटल है तो उस पर अगर इंटरेस्ट जो होगा वो चार्ज किया जा रहा है और पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई, यानी कि साझेदारी सल्लेख कोई नहीं बनाया गया, आपस में जो एग्रीमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अगर इस तरह का कोई एग्रीमेंट अलग से नहीं तैयार किया गया है तो उसे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो उसे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है, नो इंटरेस्ट इज डिवाइड। क्योंकि जो आपकी कंपनी ला है वो ये कहती है या जो पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता कैपिटल पर। लेकिन अगर आपने आपस में कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रखा है कि हम इंटरेस्ट लेंगे कैपिटल पर, तो वहां पर आपको इंटरेस्ट मिल सकता है और उसकी परसेंटेज जो होती है वो 6% है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता, 6% तक ही मिलेगा। तो ध्यान में रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपसे। एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, In what kind of relationship does one partner have known risk and the other has limited obligation? किस तरह के रिश्ते में मतलब कहने का ये है कि जो साझेदारी होती है उसमें एक साझेदार को ज्ञात जोखिम होता है और दूसरे को सीमित दायित्व होता है। विशेष भागीदारी में सीमित देयता भागीदारी, सामान्य भागीदारी, भागीदारी कोई कारण नहीं बताया, यानी कि पार्टनरशिप एट विल प्रोवाइड नो रीजन, मतलब जो अपनी इच्छा से पार्टनरशिप कर ली गई है और कोई इसका रीजन नहीं है उस पार्टनरशिप में। तो यहाँ पर कुछ जो आपके पार्टनर्स हैं उनकी लिमिटेड है, कुछ की अनलिमिटेड है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, एक पार्टनर का जो जोखिम है वो पता है कि कितना है, दूसरे का नहीं पता है, सीमित दायित्व है, लिमिटेड है।
तो वहाँ पर उसको हम कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित देयता भागीदारी। और ये वाली जो भागीदारी होती है इसमें ज़्यादातर जो भी आपका, वैसे तो ये रहेगा कि है आपकी साझेदारी, लेकिन ये चलती पूरी तरह से एक पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये चलती है पूरी तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म एग्रीमेंट। जो साझेदारी फर्म है, भागीदारी फर्म में समझौता क्या होता है। पार्टनरशिप एक्ट है, डीड है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। अभी मैंने आपको बता ही दिया, जो आपस में एग्रीमेंट होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पार्टनरशिप डीड। वो अनुबंध नहीं होगा, ना कोई एक्ट होगा, वो आपकी पार्टनरशिप डीड कहलाता है। साझेदारी विलेख कहते हैं, या साझेदारी संलेख भी लिखा हो सकता है। भागीदारी विलेख, साझेदारी संलेख किसी भी नाम से दिया हो सकता है, तो सब नोट कर लीजिए जिससे कि आपको एग्जाम में याद रहे। एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ ए कंपनी इज टू बी मेड टू डैश। किसी कंपनी के नाम के अनुमोदन के लिए आवेदन डैश को किया जाना है। जो कंपनी बनाई जाती है एक, तो कंपनी के लिए आपको कंपनी का कोई नाम भी तो सोचना पड़ेगा। तो जो कंपनी का नेम होता है, क्या नेम होना चाहिए, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। तो उस रिस्ट्रिक्शन में रहता है कि आप किसी भी प्रिंस के नाम पर या कोई भी गवर्नमेंट उसके नाम पर अपनी कंपनी का नाम नहीं रख सकते हैं। तो उन सारी रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग ही आपको अपना नाम रखना पड़ता है। तो इसके लिए कहाँ पर अप्रूवल दिया जाता है या कहाँ एप्लीकेशन की जाती है अप्रूवल के लिए। सेबी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। तो किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में, जो कंपनी के रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Dash cannot give an invitation to the public to subscribe for any shares in or debenture of the company. Dash कंपनी के किसी भी शेयर या डिबेंचर के लिए सदस्यता लेने के लिए जनता को निमंत्रण नहीं देती है। सहायक कंपनी, वैधानिक, निजी, पंजीकृत कंपनी। तो यहाँ पर जो कंपनी अपने शेयर्स जारी नहीं करती, इशू नहीं करती, ना ही अपना प्रोस्पेक्टस वो आम जनता को जारी करती है, वो कंपनी क्या कहलाती है, वो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है, निजी कंपनी होती है। इसमें आपके मैक्सिमम जो होते हैं, कितने पार्टनर्स होते हैं, इसमें आपके मैक्सिमम 200 पार्टनर्स होते हैं। और मिनिमम कितने होते हैं, मिनिमम आपके 2 पार्टनर होते हैं। मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 200 होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और यही 200 के बीच में कैपिटल इसकी क्या रहती है, डिवाइड रहती है। बाकी के जो लोग होते हैं, या 2 से 200 के बीच में जितने भी उनके पास मेंबर्स हों, अपने सदस्य हों, बाहर से किसी व्यक्ति को ये इन्वाइट नहीं करती। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ना ही ये डिवेंचर्स को जारी करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Powers, rights, remuneration, qualification and duties of directors are discussed clearly in dash. डैश में निर्देशकों की शक्तियों, अधिकारों, पारिश्रमिक, योग्यता और कर्तव्यों पर स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पावर्स, राइट, रेमुनरेशन, क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी शक्तियां हैं निदेशकों की, उनके अधिकार हैं, उनको जो पारिश्रमिक किया जाता है, उनकी जो योग्यता होनी चाहिए, उनके जो कर्तव्य होने चाहिए, उसके बारे में सारी बातें जो हैं वो जिसमें कही गई हैं या लिखा हुआ है, उसे क्या कहा जाता है, उसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, पार्षद अंतर नियम कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट में एमओए भी लिखा हो सकता है एग्जाम में, ये आपका पार्षद सीमा नियम है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को पूरा बनाकर समझाया था कि बीच में कंपनी होती है, फिर आपका आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद आता है मेमोरेंडम, उसके बाद आता है कंपनीज एक्ट, और ये आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो जाता है एओए। तो कंपनी के अंदर जो कुछ भी जिस तरह से चलना है, जैसे भी लोग रखने हैं, जिस तरह का भी काम होगा, वो सब आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होगा कि कितनी कैपिटल होगी कंपनी की, अथोराइज कैपिटल कितनी है वो रहेगा, कहाँ पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये चीजें रहती हैं, क्या नाम होगा कंपनी का, ये चीजें रहती हैं, स्कोप क्या होगा कि कंपनी क्या करेगी, किस काम के लिए बनाई गई है, वो सारी चीजें हैं। मेन यहाँ पर 6 कॉज होते हैं, 6 कॉज होते हैं, इसमें सारी चीजें दे रखी होती हैं जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रहता है। एक आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना कब हुई। 1 जुलाई 1949, 1950, 1951, 1957। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डेट के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं बार बार। तो इनको भी आप याद कर लीजिए, याद ही होंगे आपको, कई बार मैं आप लोग को रिवाइज करवा भी चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो
ICAI इसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म ये हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा, फुल फॉर्म भी हो सकता है, पूछ ले, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कब स्थापना हुई थी इसकी? तो 1 जुलाई 1949 में हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड। डबल एंट्री सिस्टम जो था उसका आविष्कार कब हुआ था? 1444, 1490, 1494, 1949। तो कब हुआ था? तो इसका आविष्कार जो हुआ था डबल एंट्री सिस्टम का 1494, 1494 में हुआ था। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसने किया था? यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पब्लिश्ड बाय, किसने पब्लिश किया था? लुकास पैसियोली ने, डावर ने, विल्सन ने, या फिर इनमें से कोई ने? तो लुकास पैसियोली थे, इटली के वेनिस नगर में रहते थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शंस ऑफ एन ऑडिटर इज। लेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है? एग्जामाइन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड्स, ऑल दैट। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर फंक्शंस की बात हो रही है, यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा है। बहुत से बच्चे सोचेंगे कि मेन ऑब्जेक्टिव तो खाली ये ही देखना होता है कि जो अकाउंट बनाए गए वो एक्यूरेट है या नहीं और टिक लगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो फंक्शन होंगे, कार्य है, कार्य में ये तीनों ही आ जाएंगे कि यहाँ पर ये नहीं पूछा मेन या सेकेंडरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल द अबव। तो इसी तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं, तो बहुत अच्छे से समझा करिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अच्छे समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो आपका टाइम बचेगा, एक बार में पढ़ करके या 2 बार में पढ़ करके आप समझ जाएंगे क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड ऑफिस ऑफ ICAI इज सिचुएटेड एट। ICAI जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, कोलकाता में। इसका मुख्यालय जो है ICAI का कहाँ है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर मुझे कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। ICAI का कई बार मैं आप लोग को बता भी चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंट्स IFAC वाज सेट अप इन। इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ अकाउंट्स, इसको शॉर्ट में IFAC कहते हैं, कि स्थापना कब हुई थी? 78 में, 77 में, 67 में, 57 में। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 77 में हुई थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और 77 में ही आपकी ASB की भी स्थापना हुई थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जिसे कहा जाता है, उसकी स्थापना भी हुई थी। तो दोनों को ही ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड इज डैश ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। धोखाधड़ी की रोकथाम लेखा परीक्षक का किस तरह का उद्देश्य है? प्राइमरी है, यहाँ पर प्राइमरी है, सब्सिडरी है, सोशल है, नॉन ऑफ दीज है। तो किस तरह का ऑब्जेक्ट है? आपको पता है प्रिवेंशन करना फ्रॉड से, ये सेकेंडरी है। सब्सिडरी भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी भी लिखा हो सकता है, सहायक उद्देश्य है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, फंक्शंस को पूछा था, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर बुक कीपिंग एंड्स वेयर। जहाँ भी खाता समाप्त होता है वहां पर ऑडिट बिगिंस, ऑडिटिंग बिगिंस होती है, और कंटेंसी बिगिंस होती है, इन्वेस्टिगेशन या फिर नॉन ऑफ दीज। तो जहाँ पर पुस्तकालय या बुक कीपिंग जो है समाप्त होती है, वहां से क्या शुरू होता है? तो वहां से शुरू हो जाती है अकाउंटेंसी, लेखा जोखा यानी लेखांकन का काम। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि सबसे पहले आ जाती है बुक कीपिंग, आपकी पुस्तकालय सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद आ जाती है हमारी अकाउंटिंग का काम हो जाता है, जो हम लेखांकन का काम करते हैं। लेजर, जहाँ तक जो जर्नल से लेजर होता है वो बुक कीपिंग में आएगा, उसके बाद जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं अकाउंटिंग में आते हैं, उसके बाद हमारा ऑडिटिंग हो जाती है, यानी जो हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए होते हैं उन अकाउंट्स की क्या होती है, हम ऑडिट करवाते हैं, वो हमारी ऑडिटिंग हो जाती है। तो ये पूरा आपका ये रहता है एक प्रोसीजर। कभी कभी इसके बाद जो है हमें आवश्यकता होती है, नेसेसरी होता है, तो हम इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, जो हमारा अनुसंधान है वो भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव फर्म है। सहकारी फर्म का लेखा परीक्षण है, वॉलेंट्री है, कंपलसरी है, ऑप्शनल है, नॉन ऑफ दिस। जो कोऑपरेटिव फर्म होती है, सहकारी फर्म होती है, उसका जो ऑडिट होता है वो कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने भी मेरे साथ सॉल्व किए हैं। तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, कितने आपने अटेम्प्ट किए अच्छे से और आपके करेक्ट आंसर्स आए हैं। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर के, और जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे होंगे वो भी आप जरूर से कमेंट करिएगा, जिससे कि मुझे आइडिया रहे कि आपको वो टॉपिक कितना अच्छे से आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट हो जाता है।
और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन आपके रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट से इंक्लूड करके, जिससे कि पूरी आपका सिलेबस कवर हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर से करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर किया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।